तो बच्चे लोग इकोनॉमिक्स आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग क्लास 11-12 में भी इकोनॉमिक्स पढ़े हो, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स में आप लोग का खुद का अपना व्यू भी होगा, ठीक है। और यहाँ आपको फाउंडेशन में टोटल 10 चैप्टर पढ़ना है इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो आज जो हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, थोड़ा इकोनॉमिक्स का बेस पढ़ेंगे। बेस मतलब इकोनॉमिक्स होता क्या है, इकोनॉमिक्स कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, इकोनॉमिक्स का जो टर्म्स है वो सारा चीज़ पढ़ेंगे। और वो सारा टर्म्स जो है आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में भी दिया है। और आपका इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल बाबू इतना ही इनफ है कि अगर उसको आप पढ़ लोगे तो मतलब कोई दुनिया का कोई 8वां अजूबा भी आपको फेल नहीं कर, पहला बात। और आपका एग्ज़ाम में जो है MCQ आएगा, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स जो है वो MCQ है। तो इकोनॉमिक्स जो आप लोग क्लास 11-12 में पढ़े होगे, वहाँ पे अगर WB होगा किसी का तो वो दोनों चीज़ पढ़ा है, MCQ भी पढ़ा है और रिटेन भी पढ़ा है, डिस्क्रिप्टिव। लेकिन ISC और CBSE ओनली डिस्क्रिप्टिव पढ़े हो। अच्छा, इसमें जो इकोनॉमिक्स है ये बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स भी है। इसमें कुछ चैप्टर है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है, जैसे बैंकिंग वगैरह। आप लोग को तो स्टडी मटेरियल जो इंस्टीट्यूट देता है वो मिल चुका होगा। आप लोग रजिस्ट्रेशन कराए ना इंस्टीट्यूट में। ऐसा भी कोई है कि जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं? है क्या? नहीं ना। तो चलिए हम लोग क्लास चालू करते हैं। तो बच्चा, इकोनॉमिक्स क्या होता है? सबसे पहले इकोनॉमिक्स आज के दुनिया में क्या है, साइंटिफिक रिसर्च से भरा हुआ है। हर चीज़ क्या होता है, डे बाय डे एक नया नया इनोवेशन आते रहता है, ठीक है। और इस इनोवेशन से हर एक नया रिसर्च से हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, जो प्रोग्रेस इनेबल्स टू प्रोब इनटू अ क्वेश्चन, व्हाट इज साइंस। साइंस क्या है? साइंस बेसिकली दो तरह का चीज़ है। साइंस जो है वो दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं नेचुरल साइंस, एक को बोलते हैं सोशल साइंस। साइंस इज ए, क्या हुआ, एक सेकेंड। तो देखो, साइंस क्या है बच्चा? साइंस इज द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस क्या है बच्चा? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। यानी साइंस जो होता है ना, जर्नली प्रूवन होता है। और साइंस जो होता है दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं नेचुरल साइंस, एक को बोलते हैं सोशल साइंस। नेचुरल साइंस क्या होता है? जो लेबोरेटरी में टेस्टेड आइटम होता है उसको हम लोग नेचुरल साइंस बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना 2+2=4। तो ये क्या है? ये मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स यानी जो प्योर साइंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल साइंस, चाहे बायोलॉजी हो चाहे केमिस्ट्री हो। देखो अभी नीचे आएंगे, इट इज वन वेयर लॉज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल एंड देयर वैलिडिटी कैन बी टेस्टेड इन लेबोरेटरी अंडर द कंट्रोल कंडीशन, ठीक है। तो जैसे लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है उसी तरह होता है नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस का एक और नाम होता है, दैट इज कॉल्ड प्योर साइंस। यानी कि उसको हम बोल सकते हैं एग्जैक्ट साइंस, ठीक है। जो होता है आपका मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो सर इतना मुश्किल से तो साइंस से नाता जोड़ा था, टूटा था, वापस से साइंस पढ़ना पड़ेगा क्या? नहीं बच्चा, वापस से आपको साइंस नहीं पढ़ना पड़ेगा। इस साइंस का एक और ब्रांच होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सोशल साइंस। ये सोशल साइंस क्या है? ये सोशल साइंस इज नथिंग बट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द प्योर फॉर्म ऑफ साइंस। प्योर फॉर्म ऑफ साइंस का एक अब्स्ट्रैक्ट वर्जन है जिसको हम लोग बिहेवियरल साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा उसको? बिहेवियरल साइंस। बिहेवियरल साइंस क्या होता है? जस्ट बेसिक साइकोलॉजी, यानी कि ह्यूमन का बिहेवियर क्या होता है। जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, जैसे आप सेकंड चैप्टर पढ़ोगे डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मनुष्य का जो ह्यूमन बिहेवियर है ना, उसके ऊपर बहुत सारे चीज डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि हर इंसान हर चीज पे एक ही तरह रिएक्ट करेगा। जैसे जनरली मान लो एक कंज्यूमर है,
वो मार्केट में कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाता है तो उस प्रोडक्ट का सबसे पहले वो क्या पूछता है? प्राइस। अब वो प्राइस पूछते ही कोई कस्टमर ऐसा होता है कि आगे उसके बाद बात ही नहीं करता है और वो चला जाता है, और दूसरा बंदा होता है जो उससे आगे इंटरैक्ट करता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि उसका बिहेवियर साइंस उस प्राइस को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब दोनों चीज हो सकता है, या तो वो जो प्राइस पॉइंट बोला गया है वो कम भी हो सकता है या ज्यादा हो सकता है, और तीसरा पॉइंट है कि वो जो चाहता है वही प्राइस पॉइंट है, यही ना। लेकिन जैसे कि ज्यादा है तो भी वो वहां नहीं रुकेगा, और बहुत कम बोला है तो उसको लगेगा कि ये प्रोडक्ट में कोई क्वालिटी ही नहीं होगी, है ना। तो ये दोनों तीनों जो एस्पेक्ट है वो क्या है? बिहेवियरल साइंस का प्रमाण है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या होता है? साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो क्या बोल रहा है, साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू मेंटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अभी थोड़ा देर पहले बोले ना, हर मनुष्य का बिहेवियर डिफरेंट डिफरेंट होता है, हर मनुष्य का स्वभाव डिफरेंट होता है, और हर मनुष्य की सोचने की शक्ति अलग होती है, और हर इंसान अपने अपने अनुसार काम करता है ना। तो साइकोलॉजी इज रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ सोशल एस्पेक्ट ऑफ मैन। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर इकोनॉमिक्स है क्या? तो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। इकोनॉमिक्स को अगर हम तोड़े तो बेसिकली इकोनॉमिक्स जो होता है ना वो ग्रीक वर्ड से जनरेट किया गया है। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, किस वर्ड से इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ? तो वो कहाँ से डिराइव किया गया है? ग्रीक वर्ड से। इस ग्रीक वर्ड को अंडरलाइन, यानी ये आप लोगों के बुक में भी है, बुक वाले स्टडी मटेरियल में भी हम जाएंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा एस्पेक्ट बता रहे हैं जो हम खुद से लिखे हैं अपना नोट्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग बुक्स वाले स्टडी मटेरियल में जाएंगे। ये सारा चीज आपके बुक्स में भी लिखा हुआ है, उसका प्रेजेंटेशन अपने अनुसार है, और ये हम थोड़ा मतलब इसको ब्रीफ में बनाए हैं, ठीक। अब आते हैं द मीनिंग ऑफ हाउस होल्ड। इट इज द मतलब जो ये जो वर्ड है ना ग्रीक वर्ड, कौन सा वर्ड है? ओइकोनोमिया। ये जो ओइकोनोमिया वर्ड है ये आपका ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है इकोनॉमिक्स। और इस ओइकोनोमिया वर्ड का मीनिंग क्या होता है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इसी हाउस होल्ड मैनेजमेंट का एक और नाम होता है बच्चा, रूल ऑफ हाउस होल्ड। यानी आपका घर का मैनेजमेंट कौन देखता है? आपका आपके घर में घर को चलाने वाले दो व्यक्ति हैं, एक मम्मी एक पापा। पापा का काम है फिनांस करना, लेकिन उस पैसे को मैनेज कौन करता है? मम्मा करते हैं, है ना। तो इसीलिए हाउस होल्ड मैनेजमेंट, यहीं पे एक वर्ड आता है, मतलब हम लोग इकोनॉमिक्स को क्वीन ऑफ सोशल साइंस भी बोलते हैं। और ये किसने बोला था पता है? ये वर्ड जब आएगा कि इकोनॉमिक्स इज द क्वीन ऑफ सोशल साइंस, तो वहां पे जब ऑप्शन में देगा ना डिफरेंट डिफरेंट ऑथर का नाम, तो वहां पे आप लोग पॉल सैमुएल्सन के आगे टिक लगाओगे, ठीक है। जो पॉल सैमुएल्सन थे उनका कहना था कि इकोनॉमिक्स जो है क्वीन ऑफ सोशल साइंस है। मतलब इकोनॉमिक्स यहाँ पे अभी तक तो हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस है। क्या साइंस है? बिहेवियरल साइंस है, साइकोलॉजी है ना, मेंटल एस्पेक्ट, ह्यूमन बिहेवियर। अब देखो ये जो नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, और इसके बारे में अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं ना वो आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, उस पार्ट को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला पार्ट क्या है कि इकोनॉमिक्स को सबसे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा था? एडम स्मिथ ने सबसे पहले बताया, है ना। तो एडम स्मिथ बताया, ठीक है, लेकिन हम लोग इंडिया में रहते हैं ना, तो हमारा इंडिया का इतिहास कहता है कि सबसे पहले इकोनॉमिक्स किसने बताया? कौटिल्य ने बताया, ठीक है। कौटिल्य पता है ना कौन है? हिस्ट्री तो पढ़े होगा आप लोग। चाणक्य जी का ही दूसरा नाम कौटिल्य था, है ना। तो कौटिल्य का व्यू ऑन इकोनॉमिक्स क्या है? अर्थशास्त्र। उन्होंने जो लिखा था, एक क्वेश्चन आता था हिस्ट्री में, हु रोट अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा? कौटिल्य जी ने लिखा, यानी चाणक्य ने लिखा। तो अर्थ मीन्स वेल्थ। अर्थ का मतलब क्या है? वेल्थ, यानी धन।
और शास्त्र का मतलब होता है साइंस। इट मीन्स अर्थशास्त्र implies द साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चा कि अर्थशास्त्र का मतलब हुआ कि ये क्या इंप्लाई करता है, साइंस। किस साइंस को? जिस साइंस के अनुसार आप एक्वायर करते हो वेल्थ को और मैनेज करते हो। क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है ना बच्चा? आगे बढ़े। अब देखिए कौटिल्य का व्यू पॉइंट क्या था इकोनॉमिक्स के बारे में। उनका मानना था कि क्रूशियल रोल ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट। देखना आपके जो स्टडी मटेरियल सीए का दिया हुआ फाउंडेशन का, उसमें भी ये वर्ड लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक्स पहले के समय में इकोनॉमिक्स का रोल पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा था। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एज द मीन इंश्योर वेलफेयर ऑफ द स्टेट। मतलब अगर कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इकोनॉमिक्स में। अगर उस गवर्नमेंट के पास ज्यादा से ज्यादा वेल्थ होगा तो ही ना वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वेलफेयर पहुंचाएगा। अगर मान लो किसी स्टेट या किसी कंट्री का गवर्नमेंट बैंक करप्ट हो जाए तो क्या वो अपने कंट्री के जितने भी प्रजा है या जितनी भी जनता है उसको संभाल पाएगा? नहीं ना। तो उसके पास तो राजकोष में पैसा होना चाहिए। वो कैसे आएगा? इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के अनुसार आएगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, नीड फॉर इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले टैक्स का कॉन्सेप्ट भी कौटिल्य ने लाया था। कौटिल्य के अनुसार उनका कॉन्सेप्ट था चाणक्य जी का कि जो लोग अधिक पैसे वाले हैं या जो लोग ज्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं उनसे टैक्स वसूल कीजिए, और जो लोग निम्न वर्ग के हैं जिनके पास आय का सोर्स कम है उन लोगों को बेनिफिट देना पड़ेगा, ताकि हमारा टैक्स सिस्टम का इम्प्लीकेशन से हमारे जो जनता है उनका पोषण पालन अच्छे से हो सके। ठीक है, अब उनका आइडिया था कंप्लायंस विद द पॉलिटिकल आइडियाज इनटू अर्थशास्त्र। अब हम लोग रियल वाले इकोनॉमिक्स में आते हैं, जहां पे हम लोग बेसिकली हर चीजों के बारे में बात करेंगे एडम स्मिथ से। तो जनरली इस कॉन्सेप्ट से जब आते हैं हम लोग तो इकोनॉमिक्स को 3 पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में बांटा गया बच्चा? 3 पार्ट में। सबसे पहला पार्ट को बोलते हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स, दूसरे पार्ट को बोलते हैं नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स, और थर्ड पार्ट को बोलते हैं हम लोग मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो एनीवन, किसी को आइडिया है व्हाट इज क्लासिकल इकोनॉमिक्स? पढ़े आप लोग क्या 11-12 में? इसमें कितने जन है जिसका इकोनॉमिक्स नहीं था? क्या था आप लोग का? कॉस्ट टैक्स इकोनॉमिक्स नहीं था आप लोग का, था ना? तो आप लोग ये एडम स्मिथ के बारे में पढ़े नहीं है? तो देखो देखो बच्चा, इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इन इकोनॉमिक्स में क्रैक करना बहुत जरूरी है। इतना हम प्रॉमिस करते हैं इकोनॉमिक्स बहुत इजीली टू अंडरस्टैंड आप लोगों के लिए कर देंगे, और घर में रेगुलर बेसिस पे पढ़ोगे, जितना पढ़ाएंगे उसका एमसीक्यू घर में पढ़ोगे तो आपका चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आप लोग को मेहनत करके पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ोगे और यहाँ पे सिर्फ 1.5 घंटा 2 घंटा पूरा सुन लिए स्टोरी तो दिमाग में आ जाएगा। यहाँ आएगा, लेकिन वो चीज़ तभी आपके ब्रेन में स्टोर रहेगा जब आप घर में जाके बुक खोल के पढ़ोगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एडम स्मिथ। एडम स्मिथ क्या बोलता है? वेल्थ ओरिएंटेड डिफिनीशन ऑफ इकोनॉमिक्स। जो एडम स्मिथ है वो कौन है? क्लासिकल इकोनॉमिक्स, जिन्होंने इकोनॉमिक्स का डिफिनीशन कब दिया? क्लासिकल टाइम में। उनकी एक फेमस बुक थी जो कि 1776 ईस्वी में लिखी गई। उस बुक का क्या नाम था? एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो एडम स्मिथ क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में? उन्होंने जो इकोनॉमिक्स लिखा वो वेल्थ ओरिएंटेड इकोनॉमिक्स था। उनका मानना था इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। उनका क्या मानना था? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, यानी सिर्फ इकोनॉमिक्स में वेल्थ के बारे में स्टडी करना ही हमारे लिए इकोनॉमिक्स है।
इसके अलावा उनको इकोनॉमिक्स में कोई बड़ा फिगर आउट नहीं किया। अब उन्होंने जो इकोनॉमिक्स में वेल्थ के बारे में डिफिनीशन दिया है उसके बारे में उनका भी कोई की पॉइंट है, कुछ एजम्पशन है जिस बेसिस पे उन्होंने इकोनॉमिक्स को डील किया। तो सबसे पहले उनका कहना है लेजिस्फेयर यानी नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। कौटिल्य साहब क्या बोलते थे, गवर्नमेंट का बहुत क्रूशियल रोल है इकोनॉमिक्स में, लेकिन एडम स्मिथ ने कहा कि गवर्नमेंट को इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे नॉन इंटरवेंशन मतलब उनको इंटरवेंशन नहीं करना है। आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, आपके बारे में कोई इंक्वायरी नहीं होगी। हम लोग का भी सिस्टम क्या है, हम लोग जिस हिसाब से अर्न करते हैं उस हिसाब से इनकम टैक्स पे करते हैं ना। लेकिन यहाँ एडम स्मिथ का कॉन्सेप्ट क्या है, हर आदमी को गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलेगा, आप जितना भी पैसा कमाइए कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट, कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन, आपको जितना कमाई करके बिल्डिंग बनाना है, वेल्थ एक्यूमुलेट करना करिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए, गिव फ्रीडम टू ऑल, नेचर लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर, इनका नेचर ऑफ लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर कहता है कि गिव फ्रीडम टू ऑल, सब कोई को फ्रीडम देना है, जो जितना चाहे अपना ग्रोथ करे। यानी उनका मानना था कि हर आदमी अगर वेल्थ कमाएगा तो कंट्री तो अपने आप वेल्दी हो जाएगा, ठीक है, वो इंटरवेंशन। लेकिन उनका ये व्यू ऑफ पॉइंट था, लेकिन सिर्फ एक ही पॉइंट पे कभी भी इकोनॉमिक्स नहीं चलता। इकोनॉमिक्स ऑलवेज वर्क ऑन टू बेसिस, इकोनॉमिक्स जो है दो बेसिस पे चलता है, डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड जो है वो कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू को बताता है, और सप्लाई जो होता है ना वो किसका पॉइंट ऑफ व्यू को बताता है, प्रोड्यूसर का। समझ में आ रहा ना बच्चा, क्लियर हो रहा ना। तो देखिए अब इसमें क्या आगे उन्होंने क्या बताया, डिवीजन ऑफ लेबर इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थ्योरी। अगर हम डिवीजन ऑफ लेबर कर देते हैं तो ये ग्रोथ थ्योरी में बहुत ज्यादा योगदान साबित करेगा इकोनॉमिक्स का। अब आगे ये था क्या, हमारा क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब इस क्लासिकल पॉइंट व्यू से थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, यानी कि जहां पे एडम स्मिथ ने अपने थ्योरी को छोड़ के गया उसके आगे कौन आया, एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल को हम लोग बोलते हैं कि ये जो है मतलब ये ना ही पुराने हैं और ना ही नए हैं, ये मिड जोन में आए। तो इन्होंने क्या बोला, इनका भी एक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बोल के बुक था, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे और ये नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के जन्मदाता माने जाते हैं। तो नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स में क्या बताया गया, इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इन्होंने क्या बोला कि इकोनॉमिक्स सिर्फ स्टडी ऑफ वेल्थ नहीं है, सिर्फ वेल्थ को स्टडी कर लिए तो आपको इकोनॉमिक्स आ जाएगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इनका मानना है कि इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इट एग्जामिन दैट a part of individual social action which is most closely connected with the attainment and use of material requisite of well-being। मतलब कि यह है कि हर मनुष्य का सोच जो होता है, हर ह्यूमन बीइंग का सोच विचार जो होता है डिफरेंट क्लास का होता है ना। अब एक जस्ट एग्जांपल आपको बताते हैं, आप मार्केट में जाते हो, ठीक है, कोई दुकान में देखते हो बहुत दुनिया भर का भीड़ पड़ा हुआ है ना, लेकिन उस दुकान का मार्जिन ऑफ प्रॉफिट देखोगे बहुत कम है। लेकिन किसी किसी के पास जाओगे तो वहां पे मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, भीड़ बहुत कम है, ठीक है। अच्छा, बेसिकली अब एक एग्जांपल बताएं हम आपको, सब कोई खान सर का नाम सुना होगा, यूट्यूब का जमाना है, बहुत सस्ता में पढ़ाते हैं, पूरा मार्केट पूरा छाया हुआ है ना, बहुत सारा अवार्ड आ गया, ग्लोबल मार्केट में फेमस है, बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है ना, लेकिन उनका मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बहुत कम है, ठीक, उनका वॉल्यूम में गेम है। प्रवीण शर्मा सर का नाम सुना है, वंस अपॉन अ टाइम दिल्ली के सेकंड हाईएस्ट टैक्स पेयर थे, तो सीए फाइनल को पढ़ाते थे, ठीक है, ओके। तो उनका फीस जो है सिर्फ अकाउंट्स पढ़ाने का
नियर अबाउट 34,000 35,000, ठीक है। और ये भी हम तब की बात कर रहे हैं जब वो सैटेलाइट में पढ़ा रहे हैं, लाइव टू लाइव नहीं। और ऑल ओवर इंडिया में नियर अबाउट उस समय एक, ऑल इंडिया बोले, ऑल ओवर वर्ल्ड में टोटल 190 या 195 ब्रांचेस चलती थी उनकी। अभी भी है, लेकिन अभी कंपटीशन ज़्यादा हो गया तो स्टूडेंट कम होगा, तो खान सर उस लेवल तक कभी पहुंच नहीं पाते। लेकिन देखो फेमस कौन है? खान सर। फिर हम जो प्रवीण सर का नाम लिए, आप लोग सीए कर रहे हो, सीए के बहुत बड़े टीचर हैं, लेकिन आप लोग को शायद बहुत लोग को नाम भी नहीं पता हो, है ना। तो रीजन यही होता है कि हर इंसान का जो माइंड सेट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है ना। हर लोगों का माइंड सेट क्या होता है? डिफरेंट होता है। किसी के लिए महंगा चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे जस्ट एन एग्जांपल, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, 3 चीज है। अगर आपके पास पैसा हो इन्वेस्टमेंट के लिए, आप पैसा किस में लगाओगे? ज्यादा दाम तो गोल्ड का ही है, लेकिन आपको पता है गोल्ड का दाम और ज्यादा बढ़ेगा फ्यूचर में, है ना। तो हमेशा माइंडसेट का कॉन्सेप्ट होता है। तो बोलने का मतलब है कि जो मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल थे, उनका मानना था कि हर व्यक्ति अलग होता है और हर व्यक्ति पे एक ही लॉ अप्लाई नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए मार्शल ने क्या कहा, सबसे पहले अगर आपको इकोनॉमिक्स समझना है, उनको सामान बेचना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्टडी ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन। आप उस ऑर्डिनरी मैन को स्टडी कीजिए। उसके स्टडी करने का मतलब क्या है? उसके बिहेवियरल साइंस को पकड़ना पड़ेगा, स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर देखना पड़ेगा। इट इज नॉट सिंपली टू स्टडी ऑफ वेल्थ। ये सिर्फ वेल्थ को स्टडी कर लिया उतना से काम नहीं चलेगा, बल्कि स्टडी मतलब मेरे पास पैसा है, ठीक है, लेकिन मेरा मन में विचार भी तो होना चाहिए उस चीज को खरीदने के लिए। डिमांड जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? डिमांड मीन्स डिजायर बैक्ड बाय परचेजिंग पावर। मेरे पास पैसा है लेकिन मेरे अंदर डिजायर नहीं है, डिजायर है पैसा नहीं है, तो डिमांड क्रिएट होगा? नहीं होगा। उसी प्रकार से बोला इकोनॉमिक्स के बारे में अगर आपको समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा? दोनों चीज होना पड़ेगा, सिर्फ एक चीज से काम नहीं चलेगा। आगे बढ़े। अब आता है तीसरा पॉइंट, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इसका कॉन्सेप्ट? मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या आ गया? लियोन रॉबिन्सन के बारे में। देखो स्केयरसिटी ओरिएंटेड डिफिनीशन दिया है इन्होंने। डू यू नो व्हाट इज स्केयरसिटी? ये तो सिचुएशन है। नहीं, स्केयरसिटी का मतलब होता है बहुत सिंपल सा, हर इंसान जब कोई भी चीज के डिमांड करता है तो उस डिमांड में 2 चीज है, एक तो है आपके लिए मीन्स, और एक मतलब आपके पास एक है रिसोर्सेज, जिस रिसोर्सेज से आप अपने मीन्स को पाएंगे। तो यहाँ पे एक कहानी होता है कि जनरली होता क्या है, लोगों का वांट्स जो होता है वो अनलिमिटेड होता है। एक वांट्स कंप्लीट हुआ, हमको दूसरा वांट्स जाग जाता है, दूसरा कंप्लीट तीसरा, तीसरा कंप्लीट चौथा, इस तरह से वांट्स क्रिएट होते रहता है। वांट्स कभी अंत नहीं हो सकता। लेकिन उस वांट्स को एंड हम कैसे करेंगे? मीन्स से, यानी रिसोर्सेज से। और हमारे पास रिसोर्सेज ऑलवेज क्या होता है? लिमिटेड। तो जब लिमिटेड रिसोर्सेज रहता है तो हम क्या अपने अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, नॉट पॉसिबल। तो उस समय क्या करना पड़ता है हमको? हम अपने वांट्स को ग्रेडेबल कर देते हैं, ग्रेडेबल की चॉइस में शामिल कर देते हैं। मतलब जो प्रॉब्लम मेरा सबसे ज्यादा जरूरी है या जिस चीज को हम प्राथमिकता ज्यादा दे रहे हैं, हम पहले उस चीज को खरीदेंगे, उसके बाद पैसा बचा तो दूसरा चीज जो दूसरे नंबर पे जरूरत है उसको पूरा पकड़ेंगे, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद पांचवा। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे जब तक मेरे पास रिसोर्सेस है। समझ आया ना। तो देखिए क्या बोला इन्होंने। इन्होंने भी 1932 में लिखा था बुक, उसका बुक का नाम था एन इजी नेचर सिग्निफिकेंट ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ठीक है, ये सब चीज आप लोग को थोड़ा याद रखना है
क्योंकि एग्जाम में पूछता है। तो और क्या होता है ना कि जैसे इकोनॉमिक्स में एक और कॉन्सेप्ट होता है स्केयरसिटी का, मतलब बोलते हैं जिसको अल्टरनेटिव यूज। जैसे जस्ट एन एग्जांपल, आज से 10-12 साल पहले एक फोन निकला था जिसको आज हम लोग MI के नाम से या रेडमी के नाम से जानते हैं। रेडमी MI का ही सिस्टर कंसर्न है। तो एक समय लोगों को आईफोन का जो फीचर्स है या आईफोन का जो इंटरफेस है वो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हम अभी क्या बोले, अल्टरनेटिव यूज। तो रेडमी उसी के तरह इंटरफेस का प्रोडक्ट तैयार करता था। उसको चाइना में एक समय में चाइना का एप्पल भी बोला जाता था, और अब तो एप्पल के टक्कर का भी फोन बनाता है, फ्लैगशिप फोन भी बनाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहानी क्या हुआ, अल्टरनेटिव यूज। जो उसको यूज नहीं कर सकता उसका सारा फीचर्स इसमें डाल दिया, वो उसको यूज कर रहा है सस्ता रेट पे और सबके लिए अवेलेबल हो गया। तो ये लोगों के अंदर ग्रेडेबल चॉइस, वो उसको नहीं पा सका तो उसका अल्टरनेटिव चीज को यूज कर रहा है। इसके अलावा जैसे हम लोग कोई भी चीज को, जैसे कि यहाँ उसका रॉबिन्सन जो है उनका कुछ पॉइंट दिया है, वांट्स आर अनलिमिटेड। जो वांट्स होता है किसी भी इंसान का वो क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। और कंपैरेटिवली मींस जो है हमेशा कंपैरेटिवली वांट्स ये लिमिटेड होगा, ठीक। तो हम लोग ग्रेडेबल का चॉइस बनाएंगे, और जहां पे एक चीज से दो चीज का जरूरत को फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहे, अभी जो तुम लोगों का एज का टीनेज वाला जो बच्चा लोग है वो लोग को देखो, तो वो लोग ना टैब का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहा है। क्यों, टैब में स्क्रीन बड़ा हो जाता है, वो लोग गेमिंग भी कर लेते हैं, ठीक है ना। उसी टैब में तुम्हारा छोटा मोटा एडिटिंग और कंप्यूटर का भी काम चल जाता है, टाइपिंग का भी काम चल जाता है। तो इसका अचानक से डिमांड क्या हुआ ज़्यादा। अब जैसे हम लोग जैसा आदमी है तो हम लोग को पढ़ाने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, ये सब के लिए भी ज़्यादा ईजीवेबल हो गया। अब कंप्यूटर के अंदर टाइप करने में ज़्यादा टाइम लगता है, उससे कंपैरिजन में पैड में जल्दी बन जाता है ना। तो ये इसका डिमांड क्या होगा, अचानक से बढ़ गया। और एज कंपेयर कंप्यूटर या पीसी के कंपैरिजन में नियर अबाउट 50% रेंज में मिल जाता है। एक अच्छा कंप्यूटर बनाने जाओ तो तुमको कम से कम 55,000 60,000 पड़ जाएगा, ठीक है। लैपटॉप में भी जाओगे तो वही कहानी है, ठीक है। लेकिन वही अगर आप टैब लेने जाओ तो तुमको मुश्किल से, हमको लगता है आज के डेट में जिस लेवल का मतलब डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड आ गया है, तो 17-18 हज़ार के रेंज से लेके 30-35 हज़ार में एक से एक टैब आ जाता है, जो तुम्हारा काम को क्या कर देता है, आसान कर देता है। तो ये एक तरह से देखो तो अल्टरनेटिव यूज है, ग्रेडेबल ऑफ चॉइस। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग रुकते हैं थोड़ा। देखिए बच्चे लोग, आपका सीए इंस्टीट्यूट का जो यूनिट 1 का इंट्रोडक्शन है उसमें ये चैप्टर ओवरव्यू है। चैप्टर ओवरव्यू का मतलब इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले चीज़ पढ़ना है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। आपके सिलेबस में जो इकोनॉमिक्स रखा हुआ है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट रखा हुआ है, ठीक है। उसमें आपको डिफिनीशन पढ़ना है, उसमें आपको क्या पढ़ना है, स्कोप। तो आपका जो इकोनॉमिक्स है वो दो पार्ट में होता है, एक को बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक को बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, जो हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना बच्चा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो होता है एक इंडिविजुअल टूल्स, जिस टूल्स के मदद से इकोनॉमिक्स के टर्म्स को हम सीखेंगे। यानी कि दो चीज होता है, एक होता है प्योर चीज और दूसरा चीज होता है अप्लाइड वर्जन, ठीक है ना। यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है उस माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग सीखते हैं कि इकोनॉमिक्स का टूल्स कैसे काम करता है। जैसे डिमांड का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोड्यूसर कंजम्पशन क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, ये सारा चीज जो है ये हम किस में सीखते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या सीखते हैं सर, ये जो इकोनॉमिक्स का टर्म्स और कंडीशन सीखे, इकोनॉमिक्स का टेक्निक सीखे,
उसका एप्लीकेशन करके कैसे हम जीडीपी निकालेंगे, मनी एंड बैंकिंग में कैसे अप्लाई होगा, कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, ठीक है। ये सब कहाँ से सीखेंगे हम लोग, माइक्रो से सीख के मैक्रो में अप्लाई करेंगे। मैक्रो वर्ड का मतलब क्या है, ए, मैक्रो में ए वर्ड आता है, माइक्रो में आई आता है। आई का मतलब इंडिविजुअल हो गया और ए का मतलब एग्रीगेट हो गया। यानी मैक्रो में क्या होता है, जितना भी इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स सीखे हैं उसके एग्रीगेट करके जिस जगह पे अप्लाई करेंगे कॉन्सेप्ट को, उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमी सिस्टम। जनरली इकोनॉमिक्स का मतलब इकोनॉमिक्स कैसे काम करता है, इकोनॉमिक्स है क्या, वो सीखते हैं। और इकोनॉमी का मतलब होता है किसी कंट्री का इकोनॉमी होता है ना, इंडियन इकोनॉमिक्स, ठीक है। किसी भी स्टेट, स्टेट वर्ड का मतलब यहाँ पे कोई राज्य नहीं है, स्टेट का मतलब है कंट्री, ठीक है ना। तो उस कंट्री के इकोनॉमिक्स, जैसे अमेरिकन इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो, जैसे हम लोग इंडिया में रहते हो तो इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर भी दो पार्ट होता है मैक्रो का, जैसे कि नेशनल इनकम हो गया, केन्सियन थ्योरी हो गया, ठीक है। ये सब पार्ट जो है मैक्रो का है, ठीक। तो उसके अलावा यहाँ पे नेचर पढ़ेंगे, ठीक है, और बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो इंट्रोडक्शन में क्या बोला है, व्हाट इज बिजनेस ऑल अबाउट। तो सबसे पहले ये चीज़ तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, बिजनेस स्टडीज तो सबका होगा एटलीस्ट। तो बिजनेस क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी जो होता है वो दो प्रकार का होता है। जो ह्यूमन एक्टिविटी होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। ह्यूमन एक्टिविटी टू टाइप्स, एक को बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरे को बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, यानी दो एक्टिविटी, एक इकोनॉमिक एक नॉन इकोनॉमिक। जैसे कि मान लो मम्मी आपके घर में आपको खाना बना के देती है, आप बहुत अच्छे से डिलीशियस फूड को एंजॉय करते हो और मम्मी को फिर से एक बार ऑर्डर दे देते हो, मम्मी ये वाला फूड और बनाना, है ना। मम्मी को क्या पैसा मिलता है उसके लिए, यानी ऐसा हर वो वर्क जिस वर्क को करने के लिए हमको किसी प्रकार का पैसा प्राप्त नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ऐसा एक्टिविटी जिस एक्टिविटी के करने से हमको पैसा प्राप्त होता है, ठीक है ना, उस एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है बेसिकली तीन चीज़ों में हम लोग पढ़ सकते हैं, किसी भी प्रकार का बिजनेस में, किसी भी प्रकार का एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, और किसी भी प्रकार का प्रोफेशन में, ठीक। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ देखो क्या बोला है, ए बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस लाइक मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चरल, पोल्ट्री फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। अब सबका एग्जाम्पल देते चले। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारा कंपनी आ जाता है, टाटा एंड स्टील कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है। माइनिंग, कोल इंडिया। कंस्ट्रक्शन के लिए कोई भी कंस्ट्रक्शन ग्रुप, इमामी, रियल एस्टेट, है ना। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का बहुत सारा कंपनी है जो फूड प्रोसेसिंग करता है, या फिर कोई किसान फार्मिंग करता है, पोल्ट्री फार्मिंग है, ठीक है ना। फूड प्रोसेसिंग, पतंजलि, इमामी, ठीक है, जो लोग फूड को प्रोसेस करके नेक्स्ट स्टेज में लेके जाता है। उसके बाद बैंकिंग, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक। इंश्योरेंस, हेल्थ, इंश्योरेंस एंड हेल्थ बहुत सारा है। एडुकेशन, हम लोग जो काम कर रहे हैं एडुकेशन। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन महिंद्रा एंड लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन में आ गया। कम्युनिकेशन, जियो, वोडाफोन आइडिया, है ना। तो ये सब जो चीज़ है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी इतने प्रकार का है जो बिजनेस के रूप में यूज होता है। ईच वन ऑफ दिस बिजनेस रिप्रेजेंट एक्टिविटी ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट्स इनटू सेट ऑफ आउटपुट। मतलब कहीं पे एक जगह हम इनपुट डालते हैं तो आउटपुट आता है। तो यहाँ पे इनपुट से मतलब क्या है, आउटपुट से मतलब क्या है। इनपुट का मतलब हम लोग जिस चीज़ों को, देखो बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बिजनेस में दो चीज होता है, बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है।
बाइंग का मतलब क्या हुआ, किसी चीज को खरीदना, किसी चीज को बेचना। अगर हम कम में खरीद के ज्यादा में बेच रहे हैं तो हमको प्रॉफिट होगा, और ज्यादा में खरीद के कम में बेच रहे हैं तो लॉस होगा, है ना। यही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसी को बिजनेस बोलते हैं। लेकिन कोई आदमी जानबूझ के चाहता है क्या कि हम कम दाम में बेच दे? कोई नहीं चाहता। हर आदमी चाहता है कि हम कम में खरीदे और ज्यादा दाम में बेचे, तो हमको मुनाफा होगा, ठीक है ना। लेकिन कभी ना कभी ऐसा सरकमस्टांसेस आ जाता है जिसके वजह से उसको लॉस बियर करना पड़ता है, इसी को बोलते हैं रिस्क। रिस्क कौन लेता है? बिजनेस करने वाला, एंटरप्रेन्योर, ठीक है ना। तो अब यहाँ आ जाते हैं, क्रिएशन ऑफ नेट वैल्यू एडेड ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच एक्टिविटी। हर किसी का एक्टिविटी यही रहता है कि हम मोर एंड मोर प्रॉफिट करें, वैल्यू को ऐड करें, ठीक है ना। अब इसके लिए हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, जैसे कि हम लोग कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आता है। देखो, जो स्टार्टिंग में चैप्टर है ना, वो चैप्टर एक मिक्स इंट्रो है, उसमें तुमको अलग अलग आगे आने वाला चैप्टर का छवि दिखेगा थोड़ा, ठीक है। जैसे अभी हम बोले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन अलग से एक चैप्टर है तुम्हारा, समझ में आ रहा ना। कॉस्ट बोलेंगे तो कॉस्ट का अलग चैप्टर है। कंज्यूमर बिहेवियर बोले, हर चीज जो जो चीज का यूज कर रहे हैं ना पहला चैप्टर में, आने वाले समय में वो सब चैप्टर आपको मिलेगा बकायदा पढ़ने के लिए, ठीक। तो देखो, क्रिएशन ऑफ नेट वैल्यू एडेड is the basic objective of all such activity. On the input side, we refer to main material machine management, or as economics classify as land labor capital entrepreneur by output। मतलब एक इनपुट है, दूसरा आउटपुट है, और कहानी सिंपल सा है कि जैसे कि मान लो कोई एक प्रोड्यूसर है, तो प्रोड्यूसर जो चीज को प्रोड्यूस कर रहा है वो आपके लिए इनपुट हो गया, और उसको जो बेच रहा है वो आपके लिए आउटपुट हो गया। इनपुट और आउटपुट, आउटपुट का मतलब यहाँ पे सेल से है, और इनपुट का मतलब प्रोड्यूसर से, या फिर मैन्युफैक्चरिंग से, या फिर आप बोल सकते हो फर्स्ट बाइंग से, ठीक है। अब देखो, एक और चीज आता है इसी में एनपीओ। एनपीओ का मतलब होता है कि जब आप किसी काम को करते हो, एनपीओ, एनपीओ का मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आप प्रॉफिट करने के उद्देश्य से उसको नहीं करते हो, आप उसको किस उद्देश्य से कर रहे हो? वेलफेयर के उद्देश्य से, तब वो आपका एनपीओ के अंडर में आ जाएगा। क्लियर? ये टॉपिक आगे बढ़े। अब देखो, व्हाट इज इकोनॉमिक्स बोला है, देखो वो पूरा वही चीज छाप दिया है, ग्रीक वर्ड और इकोनोमिया, हाउस होल्ड, ये सब जितना हम पढ़ाएं वही चीज है, आप बुक में पढ़ोगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन को डील किया है, ह्यूमन बीइंग हैव अनलिमिटेड वांट्स, जो हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। अब इसको दो तरह का क्वेश्चन बोला, दोनों का मतलब सेम है। ह्यूमन बीइंग हैव अनलिमिटेड वांट्स एंड द मीन्स टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स आर रिलेटिवली स्केयर फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हम क्या करेंगे, अगर मेरे पास लिमिटेड सोर्स है और अनलिमिटेड वांट है, तो एट फर्स्ट बी ग्रेडेबल आवर चॉइस, ठीक है ना। हम अपने जिस वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं उसको क्या करेंगे, ग्रेडेबल कर लेंगे, यानी जो चीज हमको पहले चाहिए हम पहले खरीदेंगे। समझ में आया? यही है पूरा कहानी उसका, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक। अब देखो, यहाँ पे उसी चीज को देखो, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में या फ्लो चार्ट बोलो तो उसमें समझाया हुआ है, एंड्स एंड मीन्स, ठीक है। तो एंड्स क्या बोला है, अनलिमिटेड नंबर, मीन्स लिमिटेड, है ना। क्या बोला, इकोनॉमिक्स का जो प्रॉब्लम ये है कि आपके पास एंड्स जो है वो अनलिमिटेड नंबर है। एंड्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एकदम सही, डार्क कलर। ये एंड्स जो है वो किसको डेडिकेट कर रहा है? वांट्स को। और जो मीन्स है
वो सोर्स को, है ना। समझ में आया बच्चा। अब देखो इकोनॉमिक्स का जो प्रॉब्लम है कि एंड्स जो है वांट्स है और मीन्स जो है सोर्स है। तो इंसान के पास एंड्स क्या है, अनलिमिटेड है, और उसके पास मीन्स जो है लिमिटेड है। तो इस अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड मीन्स से प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो हम क्या करेंगे उसको, ग्रेडेड ऑन प्रायोरिटी बेसिस, है ना। हम अपने प्रॉब्लम को क्या करेंगे, ग्रेडेबल बनाएंगे अपने चॉइस को, ठीक। और उसके लिए अल्टरनेटिव यूज करेंगे, मतलब जिस चीज का इस्तेमाल नहीं करने से मेरा काम चल सकता है तो उसमें पैसा नहीं लगाना, या जिस चीज को हमको बाद में खरीदने से काम चलेगा तो भी उसमें पैसा नहीं लगाना। समझ में आ रहा है ना बच्चा। अब चीजें जब लिमिटेड होती है ना तो स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होता है। अब तुमको एक टेक्निक बता रहे हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा हाइप क्रिएट करने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है। जैसे आपको याद होगा कुछ साल पहले रेडमी क्या करता था, मार्केट में अपना मोबाइल निकालता था और वो अपना मोबाइल ना ज़्यादातर ऑनलाइन बेचता था, ऑफलाइन में स्टोर ही नहीं रखता था। और कुछ आउटलेट उसका होता भी था तो उसमें प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं, और जो होता था तो वो थोड़ा तुमसे ब्लैक मनी यानी कि जो प्राइस है उससे ज़्यादा मांगता था। तो इससे क्या हुआ कि जैसे पहले तो बहुत दिन तक कंटिन्यू एडवर्टाइज करता था कि मेरा ये प्रोडक्ट आ रहा है, मेरा ये प्रोडक्ट आ रहा है, ऑनलाइन में, यूट्यूब में, फेसबुक में, सब जगह ऐड आ रहा है कि ये मोबाइल निकलने वाला है। अब जिस दिन लॉन्च होता था ना, 5 सेकंड के अंदर फ्लैश सेल, 5 से 15 सेकंड 30 सेकंड में किसी को माल नहीं बिकता था, ठीक। वो 2 4 5 लोगों को माल बिकता था, ठीक। इसका भी 2 एग्जाम्पल देंगे, एक तो रेडमी वाला दे रहे। फिर धीरे धीरे क्या करने लगा, ऑफलाइन में माल देने लगा और बोला कि इसको जो प्राइस है उससे ज़्यादा में बेचो। तो जब चीज का क्या है, मार्केट में शॉर्टेज रहेगा और डिमांड ज़्यादा रहेगा, सप्लाई उसका लिमिटेड है, लिमिटेड करके रखा है। जब जैसे जैसे मार्केट में स्केर्सिटी फैला दिया, उसको पाने के लिए लोग पगला गया है, तब उसको धीरे धीरे सप्लाई छोड़ेगा ताकि उसका डिमांड क्रिएट हो। अच्छा, आप लोगों ने एक एनर्जी ड्रिंक आता है रेडबुल, उसका नाम सुना है? आपको पता है मार्केट वो कैसे क्रिएट किया था? वो लोग क्या किया था कि जो रेडबुल का जो कैन होता है ना, उसको रास्ता में अपने एम्प्लॉय के द्वारा, अपने एग्जीक्यूटिव के द्वारा, जहाँ जहाँ मतलब कोल्ड ड्रिंक्स का दुकान होता था ना, उसके अगल बगल थोड़े थोड़े दूर पे 5 पीस 10 पीस क्रंच करके, ओनली कैन, उसके अंदर कुछ ड्रिंक नहीं है, क्रश करके फेंक देता था। तो जब आदमी किसी कोल्ड ड्रिंक के दुकान में जाएगा और दिखेगा कि ये आइटम पड़ा हुआ है, तो आदमी पिया होगा तभी ना फेंका होगा। अब उसके दिमाग में ये आइडिया होता है ये रेडबुल है क्या। अब वो कोल्ड ड्रिंक्स के दुकान में मांग रहा है ये एनर्जी ड्रिंक, दुकानदार बोलता है ये माल तो है ही नहीं, ये तो है नहीं। लेकिन दुकानदार के कान में तो आ गया, लोग उस चीज को खोज रहा है, लेकिन लोगों को भी क्यूरियोसिटी है कि ये है क्या, हमको चाहिए, ठीक है ना। अब हुआ क्या, मार्केट में चारों तरफ से फैल गया। अब जब लोग 15 दिन 20 दिन 25 दिन हो गया और सब लोगों को रास्ता में दिखने लगा, वो लोग डिमांड करने लगा। अब उसका जो सेल्समैन है वो चला जाएगा पेटी पेटी माल लेके, सर ये माल चाहिए क्या, नया आया है। बोला हाँ इसका तो बहुत मार्केट में डिमांड है, अब उसको दे दिया। अब जो अभी तक कोई टेस्ट ही नहीं किया है लेकिन हल्ला बहुत सुन लिया है, तो एक बार तो टेस्ट करेगा, तो वहाँ उसका सेल पॉइंट बढ़ गया। इसी को बोलते हैं स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स, मतलब ये आर्टिफिशियल बिजनेस का ट्रेंड को तैयार करना। समझ में आ रहा है? तो देखो अब आता है क्या, मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ऐसा इकोनॉमिक्स जो बिजनेस से रिलेट करता है वही बिजनेस इकोनॉमिक्स है। इसमें देखो बहुत सारा
यहाँ पे देखो जो हम एग्जाम्पल तुमको दिए ना, ये सॉफ्ट ड्रिंक का ही एग्जाम्पल दिया है, नाम इसमें कोई लगता है फॉरेन एग्जाम्पल है, ब्लैक नेक्टर लिमिटेड। ठीक है, जैसे हम लोग रेड बुल का एग्जाम्पल अभी दिया ना आपको, उसी तरह होगा इसका। ठीक है, हर कोई बिजनेस स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं से कॉपी करके लाता है, सिंपल सा लॉजिक है। तो देखो ये तो ओरिजिनल वाला को दिया है, हम जो अपने आंखों से देखे हैं, और हम भी देखे हैं मतलब क्या, हम इस स्टोरी मतलब इस रिसर्च के बारे में कहीं से जाने हैं, तभी तो हम तुमको स्टोरी बता रहे हैं। ठीक है, तो हैविंग अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, लेट अस द अंडरस्टैंड व्हाट बिजनेस इकोनॉमिक्स फॉर दिस। देखो मिस्टर जी रामामूर्ति, द सीईओ ऑफ वर्ल्ड वाइड फूड लिमिटेड, ठीक है, ऑन completion of his presentation turned to his board of director and raised the question, well ladies and gentlemen, what you say, shall we go soft drink business। मतलब यही है कि ये अपने जो मिस्टर जी रामामूर्ति है, वो सीईओ हैं कहाँ के, वर्ल्ड वाइड फूड लिमिटेड बोल के कोई कंपनी है। अब वो अपना प्रेजेंटेशन में बोल रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि क्या हम लोगों को सॉफ्ट ड्रिंक के बिजनेस में आना चाहिए, गिव सम टाइम सर। तो रिमार्क स्वामीनाथन, मतलब ये एक क्लेरिफिकेशन है जिसके अंदर वो लोग इस बिजनेस के मूव के बारे में बता रहा है। तो जनरली इसमें वही कहानी है कि इस सॉफ्ट ड्रिंक का जो बिजनेस है उसको मार्केटेड कैसे किया जा सकता है। ठीक है ना, तो जो हम अभी थोड़ा देर पहले आप लोग को स्टोरी बताए ना, ये उसी काइंड ऑफ स्टोरी है कि कैसे मार्केट में स्केयरसिटी को क्रिएट किया जाए। क्योंकि जब तक तुम्हारे प्रोडक्ट का स्केयरसिटी नहीं रहेगा, तब तक तुम्हारे मार्केट में तो ऑलरेडी पहले से कोई प्रोडक्ट है। अभी छोड़ो ना, सॉफ्ट ड्रिंक का एग्जाम्पल ले लो, कैंपा कोला एक प्रोडक्ट है विच इज ओन्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री जब कैंपा कोला कंपनी को टेक ओवर किया तो उसके बाद उसने बिजनेस उतारा। तो उसके अगेंस्ट में कौन कंपनी थी, दो कंपनी थी। एक कंपनी पेप्सी जिसका नाम है लेहर लिमिटेड, या फिर बोल सकते हो वो अंडर वरुण बेवरेजेज लिमिटेड। ठीक है, और एक तो कोको कोला कंपनी है, ठीक है, इसराइल की। तो ये दोनों कंपनी जो है ये ऑलरेडी कोल्ड ड्रिंक्स में बहुत बड़ा प्लेयर है ना। लेकिन इसके अगेंस्ट में बिजनेस करना तो आसान नहीं था। लेकिन कैंपा कोला वाले ने क्या किया, सबसे सिस्टम कर दिया क्या, वो लोग का जो फीस प्राइस रेट था उस प्राइस रेट पे इतना बड़ा प्रहार किया। भले हो सकता है कि कैंपा कोला का जो क्वालिटी है शुरू में वो उसके अप टू द मार्क हो चाहे ना हो, डजेंट मैटर, लेकिन वो प्राइस पॉइंट के ऊपर खेला। ठीक है ना, और आज के डेट में कैंपा कोला नाउ बड़ा से बड़ा भी मतलब लोकेशन में तुम चल जाओगे तो कैंपा कोला ऑप्शन है ना। ऐसा नहीं, शुरू शुरू में जब निकला था ना तो मतलब बहुत जगह ऐसा था कि मिलता नहीं था। क्यों नहीं मिलता था, क्योंकि उसको जो डिस्ट्रीब्यूटर था कोको कोला का और पेप्सी कंपनी वाले, वो उसको मना करता था कि अगर तुम उसका प्रोडक्ट रखोगे तो हम अपना प्रोडक्ट नहीं देंगे, क्योंकि वो लोग फ्रीजर वगैरह भी देता था। फिर धीरे धीरे कैंपा कोला अगर फ्रीजर भी सप्लाई करेगा और प्राइस रेट भी तोड़ेगा तो दोनों चीज़ में तो compete नहीं कर पाएगा। तो शुरू शुरू में वो क्या किया ना, प्राइस रेट तोड़ा और जिन लोगों को दिया प्रोडक्ट उनको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट पे दिया ताकि पहले लोगों तक टेस्ट आउट हो। अब धीरे धीरे जब वो स्टेब्लिश हो गया, जैसे जियो में किया था ना, लोगों को पहले लत लगा दिया, उसके बाद क्या, पहले तो शुरू में स्टार्टिंग में साल भर फ्री दिया। मतलब तुम सोचो, वंस अपॉन अ टाइम लोग 1 GB का डाटा भरवाता था 3G में और उसको महीना भर चलाता था। वो महीना भले नहीं चलता था, 20 दिन 22 दिन 25 दिन चलता था, तो 4-5 दिन आदमी टानता था, फिर जैसे ख़त्म होता था फिर रिचार्ज करता था डेटा के लिए। ठीक, लेकिन अभी क्या होता है, अभी आपका जितना भी हो, 3 महीना हो, 84 दिन, 56 दिन, जो भी हो, आप रिचार्ज करने के बाद आपका इनकमिंग भी बहुत होगा, ख़त्म हो जाता है। बहुत सारा फ़ोन है, अगर आप रिचार्ज नहीं करोगे तो आपका फ़ोन आना जाना भी बंद हो जाता है।
है ना। तो अब क्या हो गया, लोगों का मजबूरी हो गया कि अगर नंबर रखना है तो हमको रिचार्ज करना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ आता ही है। अब उसके बाद अगर वाईफाई लोग लगा लिया है तो एक ही वाईफाई तो घर का सारा सदस्य का हो जाएगा, उसके बावजूद भी कोई मोबाइल ऐसा नहीं होगा जिसमें रिचार्ज ना हो। दो नंबर है, दोनों में रिचार्ज। घर का नॉर्मली जो घर का जेंट्स मेंबर है, फैमिली का मेन पर्सन, उन लोग के पास दो मोबाइल दो सिम तो होता ही होता है आज के डेट में। 90% ऐसा है, चार्ज करना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन क्या है, ये एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है। जैसे तुम देखोगे इंश्योरेंस कंपनी में, जो हर किसी के घर में कोई ना कोई इंश्योरेंस एजेंट अंकल के रूप में आते होंगे। वो लोग क्या करते हैं, जो सक्सेसफुल हो गया, मतलब जिसका घर में कोई एक मेच्योरिटी आता होगा इंश्योरेंस का, वो दूसरा इंश्योरेंस तुमको चिपका देगा। अरे भैया देखिए आपका तो कंफर्म हो गया, देखिए ये तो निकलने वाला है, एक ठो और करा लीजिए, है ना। एक खत्म होगा तो दूसरा डाल देगा। और तो और आप ही के फैमिली से लिंक से एक नया नया क्लाइंट भी जुगाड़ कर लेता है। तो ये क्या है ना, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। जैसे कि हम बताए अभी आपको, क्यूरियोसिटी जो है वो इकोनॉमिक्स का टर्म है, लेकिन उसके साथ बिजनेस को जोड़ दिया गया। यानी जब इकोनॉमिक्स जो है बिजनेस से रिलेट होता है, नॉट ओनली बाय मनी बट स्ट्रेटेजी, उस कॉन्सेप्ट, जैसे क्या है डिमांड और सप्लाई, ये क्या है एक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स है। और उस इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट के आधार पे बिजनेस डिसीजन होता है ना। जैसे लॉ ऑफ डिमांड है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ये सब पढ़ेंगे ना हम लोग। तो आप लोग तो पढ़े नहीं है, आपका था इकोनॉमिक्स। तो जो लॉ ऑफ डिमांड है, क्या एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है, वो कैसे काम करता है। तो जब हमको इकोनॉमिक्स पता होगा और बिजनेस हम करेंगे, और बिजनेस करते समय इकोनॉमिक्स को अप्लाइड करेंगे, ठीक है ना। जब हम बिजनेस करते समय इकोनॉमिक्स को अप्लाइड करेंगे, उस बिजनेस के टर्म्स को बिजनेस इकोनॉमिक्स बोला जाएगा, ठीक है। ठीक, तो आज हम लोग सोच रहे हैं यहीं तक रखते हैं, ओके। और आप लोग के पास, सबके पास इंस्टीट्यूट का मटेरियल है कि नहीं।